नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अचीवर्स के यूट्यूब चैनल में। Hello everyone, welcome to my channel Achievers. Today I am here with ACC CHSL previous year paper of English language with detailed solution. Okay guys, now start करते हैं without wasting our time. Come to the first question. The first question is select the word which means the same as the group of word given. जो सेंटेंस दिया गया है उसका मतलब क्या है? ऑप्शन देखिए। एलिजिबल, एलिजिबल मतलब क्या होता है? एलिजिबल मतलब इम्पॉसिबल टू रीड बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग क्लियर, जिसे आप पढ़ नहीं सकते हो। ओके, अपठनीय, जो अपठनीय हो उसे क्या बोलेंगे? एलिजिबल। ओके, नाउ इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब क्या होता है? सर्टेन टू हैपन एंड अनेबल टू अवॉइडेड, जिसे आप होने से रोक नहीं सकते हो या अवॉइड नहीं कर सकते हो, जो होना अनिवार्य है। ओके, उसे क्या बोलेंगे? इनएविटेबल। नाउ थर्ड ऑप्शन इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे बहुत ही कठिनाई हो समझने में, जो समझने योग्य ना हो, जिसे आप समझ नहीं सकते, उसे क्या बोलेंगे? इनकॉम्प्रिहेंसिबल। नाउ फोर्थ ऑप्शन इज इनऑडिबल, इनऑडिबल मतलब क्या होता है? वैसा साउंड, वैसा ऑडियो जिसे आप सुन नहीं सकते हो। तो जो वर्ड दिया हुआ है, हमारा सेंटेंस जो दिया हुआ है, यही तो कह रहा है, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड इज कॉल्ड इनऑडिबल। सो फोर्थ वन इज राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। वर्ड दिया गया है, इसमें से एक वर्ड रॉन्ग स्पेल्ड है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट वर्ड जो दिया गया है इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट क्या सही है? INEFFICIENT, इनएफिशिएंट एब्सोल्युटली रॉन्ग है यहाँ पे, क्योंकि इनएफिशिएंट का राइट जो होगा INEFFICIENT। ओके, राइट, ये राइट होगा। सो यहाँ पे आई मिसिंग है, सो दिस वन इज राइट आंसर। नाउ मीनिंग देख लेते हैं इसका। इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट मतलब होता है अनस्किल्ड, नॉट टू एबल टू वर्क इन ए सेटिस्फैक्ट्री वे, जो काम करने में सक्षम नहीं हो, अनस्किल्ड, अकुशल हो। ओके, नाउ इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब होता है द पावर टू इफेक्ट, चेंज और कंट्रोल समबडी, मतलब वैसा पावर जिससे दूसरे लोग इफेक्ट हो सकते हो, जिसे वैसा पावर आपके पास हो जिससे आप किसी को कंट्रोल कर सकते हो, किसी को चेंज कर सकते हो, उसे क्या बोलेंगे? इन्फ्लुएंस। ओके, नाउ इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी मतलब होता है इम्बैलेंस, लैक ऑफ इक्वलिटी मतलब जो इक्वल ना हो, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल होगा इनइक्वलिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है, उसका पैसिव फॉर्म सेलेक्ट करना है। सेंटेंस जो दिया गया है वो एक्टिव फॉर्म में है। ओके, द मर्चेंट टुक आउट द डेड पैरट फ्रॉम द केज। आप देख रहे हो ये सेंटेंस पास्ट फॉर्म में है, तो पास्ट फॉर्म में पास्ट फॉर्म को पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर क्या फॉलो करता है? देखिए यहाँ सब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ सब्जेक्ट हो जाता है, प्लस वॉज वेयर प्लस V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट रहता है वो यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सो नाउ देखते हैं यहाँ पे क्या चाहिए, वॉज बेयर प्लस V3। ऑप्शन देखते हैं राइट ऑप्शन कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया द डेड पैरट वाज टुक आउट फ्रॉम द केज बाय द मर्चेंट। ये तो पास्ट फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में है ना, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये तो राइट है। यहाँ देख रहे हो आप,
यहाँ देख रहे हो डेड पैरोट ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हुआ है एंड मर्चेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ। ये तो राइट है, ये तीनों का राइट है। तो आपको ये देखना है वर्ब वॉज वेयर प्लस V3, आपको ये बस देखना है। तो फर्स्ट सेंटेंस में आप देख रहे हो ना टुक आउट है, ये पास्ट फॉर्म में, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। द डेड पैरोट इज़ टेकन आउट है, सो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। वॉज टेकिंग है, वॉज प्लस V4 का यूज़ हो रहा है, सो ये भी रॉन्ग, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो फोर्थ वन इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। सेंटेंस देख लेते हैं। द डेड पैरोट वाज टेकन आउट फ्रॉम द केज बाय मर्चेंट। टुक यहाँ V2 है तो इसका V3 टेकन हो जाएगा। एंड वाज डेड पैरोट, ये तो सिंगुलर है, सो यहाँ वाज यूज़ हुआ है सिंगुलर के लिए, सो दिस वन इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑपोजिट वर्ड होगा, यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड होगा, ओके सॉरी, यहाँ ऑपोजिट वर्ड फाइंड करना है डिनाउंस का। डिनाउंस मतलब क्या होता है? ब्लेम करना, आरोप लगाना किसी पे, ओके। सो आप इसे इजीली फाइंड कर सकते हो ऑप्शन से। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना, तिरस्कार करना, ओके। विलीफाई, विलीफाई मतलब होता है एब्यूज़ करना, राइट, एब्यूज़ करना, किसी के बारे में गलत बोलना। एंड ब्लेम, ब्लेम, ब्लेम इसका सिनोनिम है डिनाउंस का, आप देख रहे हो। सो आप ऑप्शन देख रहे हो क्रिटिसाइज, विलीफाई एंड ब्लेम, ये तीनों जो है इसका सिनोनिम है, ओके, डिनाउंस का। सो बचा ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर या अप्लाउड। अप्लाउड मतलब क्या होता है? टू प्रेज, टू प्रेज मतलब प्रशंसा करना, ओके। सो यहाँ थर्ड वन इज राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस दिया है, आदिल खल इज सच अ डैश विलेज इन गढ़वाल दैट हार्डली एनी टूरिस्ट कैन रीच देयर। आदिल खल का विलेज जो है गढ़वाल में ऐसे जगह पे स्थित है जहाँ हार्डली ही कोई टूरिस्ट पहुँच सकता है, ओके। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा एप्रोप्रिएट है। लॉन्सम है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है लॉन्सम। लॉन्सम मतलब क्या होता है? लॉन्सम मतलब लोनली, लोनली और मेकिंग यू फील लोनली मतलब अकेला, जिससे आपको अकेला फील हो सकता है, उसे क्या बोलेंगे? लॉन्सम, ओके। नाउ सेकेंड ऑप्शन इज ड्रीमिंग। ड्रीमिंग मतलब सपना, मतलब जैसे आप बोल सकते हो ना ड्रीमिंग होम, सपनों का घर, उस तरीके से। रिमोट, रिमोट मतलब होता है फार अवे फ्रॉम वेयर अदर पीपल लिव और डिस्टेंट, मतलब रिमोट मतलब होता है जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, जहाँ दूसरे लोग रहते हैं वहाँ से बहुत बहुत ही दूर पे स्थित, डिस्टेंस प्लेस पे, ओके। एंड लॉस्ट, लॉस्ट मतलब होता है अनेबल टू फाइंड, खोया हुआ, जिसे आप ढूंढ नहीं सकते हो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर थर्ड, रिमोट यहाँ पे राइट हो जाएगा। पुट करके देखते हैं, आदिल खल इज सच अ रिमोट विलेज इन गढ़वाल दैट हार्डली एनी टूरिस्ट कैन रीच देयर। आदिल खल का विलेज जो है गढ़वाल में ऐसे इतनी दूर पे स्थित है, जहाँ बाकी औरों से इतनी दूर पे स्थित है, जहाँ हार्डली ही मतलब मुश्किल से, हार्डली मतलब क्या होता है? मुश्किल से ही कोई टूरिस्ट वहाँ पहुँच सकते हैं, ओके। सो रिमोट इज़ राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन बिलो आर 4 जम्बल सेंटेंस। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पिक द वन दैट गिव देयर करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर फाइंड करना है, जम्बल सेंटेंस दिया गया है, इसका करेक्ट ऑर्डर फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहली बात, जम्बल सेंटेंस अगर दिया गया है तो सबसे पहले आप ऑप्शन को देखिए, ओके। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है बी से, सेकंड डी से स्टार्ट हो रहा है,
थर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है एंड फोर्थ भी बी से स्टार्ट हो रहा है। ओके, आप देख रहे हो 1 एंड 4 दोनों बी से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले ज़्यादा फोकस आप इस पे ही देख कीजिए जो कॉमन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है। ओके, एंड बी के बाद ए आ रहा है एंड बी के बाद यहाँ डी आ रहा है। तो बी तो आप देखोगे ही पहली बार, उसके बाद ए देखना है, उसके बाद डी देखना है। जैसे ही आपको ये आपके माइंड में ये स्ट्राइक करे ए या डी जो पहले आएगा, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आपको नहीं देखना है। उसके जैसे ही आपके माइंड में ए या डी जो पहले आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सेंटेंस को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी से स्टार्ट हो रहा है। व्हेन वी अराइव्ड इन बैंकॉक वी टुक अ टूर ऑफ फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल। जब हम लोगों ने बैंकॉक, सबसे पहले ये बता रहा है अपने विज़िट के बारे में कि जब हम लोगों ने बैंकॉक गया था, विज़िट किया था, तो बहुत सारे फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल को देखा। ओके, इसके बाद हम ए ऑप्शन देखते हैं। ए और डी ही तो देखना है, तो ए देखते हैं। बट आफ्टर अ विल दे ऑल बिगैन टू ब्लर इन आवर मेमोरीज। दे ऑल, अभी तो बस यहाँ डिस्क्राइब किया है बी में, वी अराइव्ड इन बैंकॉक, बस यहाँ बुद्धिस्ट टेम्पल के बारे में जस्ट बताया है। और एंड ए में बताया है कि बट आफ्टर अ विल दे ऑल बिगैन, ऑल यहाँ पे यूज़ कर रहा है ना, दे ऑल बिगैन। सो किसके बारे में बोल रहा है यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। वी विजिटेड अ न्यूमरस टेम्पल दैट डे। ओके, बहुत सारे टेम्पल के बारे में बताया है, हम लोगों ने उस दिन बहुत सारे टेम्पल को विज़िट किया था। सो ये जो बता रहा है ना, दे ऑल बिगैन टू ब्लर इन आवर मेमोरीज़, हम लोगों ने जो टेम्पल को, बहुत सारे टेम्पल को विज़िट किया था, वो धीरे धीरे हमारी मेमोरीज से ब्लर होना स्टार्ट हो गया। ओके, सो देख रहे हो आप यहाँ पे बी के बाद डी आ रहा है। जैसे ही माइंड में ये स्ट्राइक करेगा कि ए नहीं डी आएगा पहले बी के बाद, सो आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा, बी डी ए सी। आपको नेक्स्ट सेंटेंस चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो फोर्थ वन इज़ राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड दिया गया है ओपिक, ओपिक मतलब क्या होता है? ओपिक मतलब होता है अनक्लियर, अनक्लियर होता है, अनक्लियर ओपिक मतलब होता है जिसे आप देख नहीं सकते हो आसानी से, ओपिक। इसका एंटोनिम पूछ रहा है ना। ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है डल। डल मतलब क्या होता है? नॉट इंटरेस्टिंग और हैज़ी, मंद होता है। हिंदी मीनिंग क्या होता है? मंद। नॉट इंटरेस्टिंग और हैज़ी, धुंधला। सेकेंड ऑप्शन है क्लियर। थर्ड ऑप्शन है फ्रॉस्टी एंड फोर्थ ऑप्शन है हैज़ी। फ्रॉस्टी मतलब भी होता है, फ्रॉस्टी मतलब हिंदी मीनिंग बहुत ठंडा, एंड बोलते हैं ना धुंधला, जब बहुत ठंडा रहता है तो फॉग के कारण बहुत ही धुंधला दिखाई देता है ना, तो इसका मतलब भी धुंधला होगा। एंड हैज़ी, हैज़ी मतलब क्लाउडी, धुंधला। सो आप इसे आसानी से पकड़ सकते हो ऑप्शन के थ्रू। ये तीनों जो इसका दिया हुआ है वो सिनोनिम है। ओके, सो बचा हुआ ऑप्शन क्लियर इज़ राइट आंसर। या क्लियर, ओपिक मतलब अनक्लियर होता है, एंड ये क्लियर दिया हुआ है। सो ईजी टू सी, क्लियर मतलब क्या होता है? ईजी टू सी एंड हियर और अंडरस्टैंड, जिसे आप आसानी से देख सकते हो। ओके, सो सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर हियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड दिया गया है, क्या वर्ड दिया गया है? इंथ्रेल। ओके, इंथ्रेल का सिनोनिम फाइंड करने बोल रहा है। इंथ्रेल मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये देखते हैं। इंथ्रेल मतलब होता है टू कीप समवन कम्प्लीटली इंटरेस्टेड, कैपिटिवेट एंड मिसमराइज, मतलब सम्मोहित, किसी को सम्मोहित करना, मतलब अपनी तरफ सम्मोहित करना किसी को। ओके, इंथ्रेल मतलब होता है मिसमराइज,
इसका मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग है कैपिटिवेट, मिसमराइज। सो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया डिस्गस्ट। डिस्गस्ट मतलब टू काउज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। डिस्गस्ट मतलब डिसलाइक, जिसे आप पसंद नहीं करते हो। रिपेल मतलब पीछे हटना, एवॉइड 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 मतलब जिसे आप एवॉइड कर सकते हो, इग्नोर करना। ओके, फ्री। फ्री मतलब क्या होता है? स्वतंत्र होता है फ्री मतलब। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंथ्रेल का सिनोनिम मिसमराइज। मिसमराइज थर्ड इज राइट आंसर हियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Look at the sentence. Sorry. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9। गिवन बिलो आर 4 जम्बल सेंटेंस। जम्बल सेंटेंस दिया गया है, फिर से जम्बल सेंटेंस दिया गया है। इसमें से आपको पिक करना है कौन सा राइट है, राइट अरेंजमेंट है सेंटेंस का। तो सबसे पहले मैंने पिछले जम्बल सेंटेंस में भी क्या कहा था कि ऑप्शन को देखना है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। सॉरी ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ADBC, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है DCAB, थर्ड ऑप्शन दिया गया है CABD एंड फोर्थ ऑप्शन है ACBD। तो आप देख रहे हो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन सिमिलर है, ए से ए कॉमन है दोनों में, ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है। सो सबसे पहले आप ये फोकस करो कि सबसे पहले आप सेंटेंस ए को देखो, उसके बाद जस्ट बाद ए के बाद डी आ रहा है, ए के बाद डी आ रहा है एंड ए के बाद सी आ रहा है। सो ए के बाद आप ये देखो कि डी एंड सी में कौन सा सबसे पहले आ रहा है। जैसे ही आपके माइंड में ये स्ट्राइक करेगा डी आ रहा है या फिर ए आ रहा है, देन आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है देयर वाज एन ओल्ड एप्पल ट्री इन सेंटर ऑफ अ विलेज। इसके बाद मैंने क्या कहा था, डी देखना है एंड सी देखना है, बी तो नहीं देखना है। डी एंड सी में देखना है सबसे पहले कौन सा आएगा। दे रिमेंबर्ड दैट दे टू हैड प्लेड अराउंड द ट्री व्हेन दे वेयर यंग। तो यहाँ पे दे आ रहा है ना, दे किसके लिए यूज हो रहा है अभी तो पता नहीं चला है फर्स्ट सेंटेंस से ऐसा कुछ। सो डी सेंटेंस देखते हैं। चिल्ड्रेन लव टू प्ले अराउंड द ट्री एंड पिक डिलीशियस एप्पल। So, children love to play around the tree and pick delicious apple. यहाँ दिया गया जो सेंटेंस है आप देख रहे हो, चिल्ड्रेन लव टू प्ले, चिल्ड्रेन के बारे में बताया जा रहा है ना। चिल्ड्रेन लव टू प्ले अराउंड द ट्री एंड पिक डिलीशियस एप्पल। सो यहाँ जो दे यूज हो रहा है वो इसके लिए यूज हो रहा है। सो आप आसानी से पकड़ सकते हो कि ए के बाद डी आएगा फिर सी आएगा। ओके, देयर वाज एन ओल्ड एप्पल ट्री इन द सेंटर ऑफ विलेज। चिल्ड्रेन लव टू प्ले अराउंड द ट्री एंड पिक डिलीशियस एप्पल। दे रिमेंबर्ड दैट दे टू हैड प्लेड अराउंड द ट्रीज व्हेन दे वर यंग। दे adult also sat in the shade and discussed important things. Okay, so right answer is 1. Option number 1 ADBC is right answer here. Now move to the next question. Question number 10. Select the correct indirect form of the given sentence. जो सेंटेंस दिया गया है वो डायरेक्ट फॉर्म में है, आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है भोला आस्क्ड हिज मदर व्हाई वाज द चारकोल सो ब्लैक। जो सेंटेंस डायरेक्ट फॉर्म में दिया गया था क्या कह रहा है, भोला सेड टू हिज मदर व्हाई इज दिस चारकोल सो ब्लैक। सो ये क्वेश्चन जो है इंटरोगेटिव में है, तो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है इनडायरेक्ट में, सेड आस्क्ड में चेंज हो जाता है, दिस दैट में होता है, दिस दैट में होता है, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में हो जाता है, इंटरोगेटिव एसेटिव में हो जाता है। सो आपको ये देखना है ऑप्शन कौन सा ये फॉलो कर रहा है स्ट्रक्चर को। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, भोला आस्क्ड हिज मदर व्हाई वाज द चारकोल सो ब्लैक। आस्क्ड
हिज मदर, यहाँ तक तो सही है, बट यहाँ पे असर्टिव होना चाहिए ना, वाई वॉज दैट चारकोल सो ब्लैक। ओके, सो यहाँ रॉन्ग दिया है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, बोला टोल्ड हिज मदर वाई दैट चारकोल वाज सो ब्लैक। वाई दैट चारकोल नहीं आएगा यहाँ पे, वाई दैट चारकोल वाज सो ब्लैक। यहाँ तो सही है, इसका ये पार्ट सही है, बट यहाँ पे आस्क्ड आ रहा है। ओके, सॉरी टोल्ड आ रहा है, यहाँ आस्क्ड आना चाहिए। सो दिस वन इज़ ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड वन देखते हैं, थर्ड क्या कह रहा है, बोला आस्क्ड हिज मदर वाई दैट चारकोल वाज सो ब्लैक। ओके, बोला आस्क हिज मदर, यहाँ भी सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, एंड वाई दैट चारकोल वाज सो ब्लैक। सो ये तो बिल्कुल राइट है, दिस वन इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. Okay, sentence देखते हैं, they dissuaded me of visiting the war memorial but I really wanted to see it. उन लोगों ने मुझे वहाँ वॉर मेमोरियल जाने से रोका, बट मैं वहाँ वास्तव में जाना चाहता था, मैं वहाँ वास्तव में उसे देखना चाहता था। तो अंडरलाइन सेगमेंट देखना है कि ये राइट है या रॉन्ग है। यहाँ पे तो रॉन्ग दिया हुआ है, ऑफ विजिटिंग नहीं होगा यहाँ। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया ऑफ विजिट, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है नो इम्प्रूवमेंट, थर्ड ऑप्शन दिया गया है फ्रॉम विजिटिंग, एंड फोर्थ वन इज़ टू विजिटिंग। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम विजिटिंग। दे डिस्यूडेड मी फ्रॉम विजिटिंग द वार मेमोरियल बट आई रियली वांटेड टू सी इट। उन लोगों ने मुझे वहाँ जाने से रोका है ना। सो ये थर्ड वन इज़ राइट आंसर। डिस्यूड मतलब क्या होता है, परस्यूट समवन टू डू समथिंग, किसी को किसी चीज़ करने से रोकना। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। ओके, इडियम दिया हुआ है द क्रक्स ऑफ मैटर, इसका मीनिंग राइट एप्रोप्रिएट मीनिंग सेलेक्ट करना है। द क्रक्स ऑफ मैटर, क्रक्स मतलब क्या होता है, क्रक्स मतलब होता है इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, क्रक्स मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट, किसी भी मैटर का इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है द अननोन पॉइंट। अननोन पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रक्स ऑफ मैटर मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरे मैटर का जो जड़ होता है, मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है उसको बोल रहे हैं। तो अननोन पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है द लेजर इशू। लेजर इशू मतलब होता है लेस इम्पॉर्टेंट। ओके, लेस इम्पॉर्टेंट, सो लेस इम्पॉर्टेंट भी नहीं होगा यहाँ। थर्ड ऑप्शन जो दिया गया द क्रिटिकल पॉइंट, सो दिस वन इज़ राइट आंसर। क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या होता है, क्रिटिकल मतलब इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। इसका लिटरल मीनिंग देखते हैं, द फोकल सेंट्रल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ टॉपिक और इशू, द क्रिटिकल पॉइंट। ओके, जो पूरे टॉपिक का कोई इशू का जो एक मेन एलिमेंट जो है, मेन पार्ट जो है, उसे क्या बोलेंगे, द क्रक्स ऑफ मैटर। सो द क्रिटिकल पॉइंट इज़ राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ रॉन्गली वर्ड जो दिया गया है उसे फाइंड करना है कि कौन सा वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड है। ओके, फर्स्ट जो दिया गया है ब्लिस, ये करेक्ट है। थर्ड जो दिया गया है बोर्ड, ये भी करेक्ट है। फॉर बेटर, ये भी करेक्ट है। सो सेकेंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट दिया गया है। बिहेव का राइट मीनिंग क्या होगा,
BEHIAV, सॉरी, बिहेव का राइट मीनिंग होगा BEHAVE, ओके। VA मतलब क्या होता है? टू एक्ट इन अ पार्टिकुलर वे, जो ढंग से काम करता है, जो सही से काम करता है। ब्लिस मतलब क्या होता है? ब्लिस नाउन है। ब्लिस मतलब क्या होता है? परफेक्ट हैप्पीनेस, प्लीजेंट, प्लीजर, ओके, खुशी होता है ब्लिस मतलब। सो यहाँ सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 14 is select the word which means the same as the group of word given. A rabbit's dwelling. A rabbit's dwelling मतलब क्या होता है? उसे क्या बोल सकते हैं? Rabbits के dwelling, जहाँ rabbit रहता है, उसे क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन दिया गया है लायर। लायर मतलब a place where a wild animals lives, often underground and hidden. A fox lair. अब लायर मतलब होता है गुफा टाइप, गुफा जहाँ जंगली जानवर रहते हैं। लिटरली जो लायर यूज़ होता है वो फॉक्स के लिए होता है। फॉक्स जहाँ रहते हैं उसको लायर बोलते हैं, ओके। स्टे, सॉरी यहाँ रैबिट्स नहीं होगा, यहाँ पिग होगा। स्टे, स्टे बोलते हैं पिग्स के ड्वेलिंग को, ओके। पिग्स ड्वेलिंग इज कॉल्ड स्टे, पिग्स ड्वेलिंग, ओके। एंड थर्ड दिया हुआ है डेन। डेन मतलब डेन बोलते हैं द होम ऑफ पार्टिकल टाइप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वैसे जानवर जहाँ, सॉरी, द होम ऑफ पार्टिकल टाइप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर रहते हैं, जैसे लॉयन। लॉयंस को डेन को, लॉयंस जहाँ रहते हैं उसे डेन बोलेंगे। नाउ बरो, बरो इज़ राइट आंसर। रैबिट्स के ड्वेलिंग को क्या बोलेंगे? बरो। Now move to the next question. Question number 15. In the sentence, identify the segment which contains the grammatical error. Error find करना है, जो given sentence है उसमें error find करना है। error कहाँ पे है, okay? Sentence देखते हैं। The promoters of Mid Hospitals has agreed to sell their business to Pearl Hospitals, okay? So आप sentence में देख रहे हो the promoters of Mid Hospitals has agreed हो रहा है ना, यहाँ पे has सिंगुलर है, सिंगुलर है has, बट यहाँ जो सब्जेक्ट है द प्रोमोटर्स ऑफ मिड हॉस्पिटल्स, ये प्लूरल है ना, प्लूरल है, एंड यहाँ ये सिंगुलर है। सो यहाँ हैज़ की प्लेस पे क्या आना चाहिए? हैव। सो एरर कहाँ पे है? हैज़। सेंटेंस में देखते हैं, सॉरी ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द प्रोमोटर्स ऑफ टू सेल देयर बिजनेस, सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन मेड हॉस्पिटल्स हैज़ एग्रीड। सो क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हियर। यहाँ पे हैज़ के प्लेस पे हैव होगा, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, ओके। इडियम दिया गया है फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ मतलब क्या होता है? फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब चारों कोना, पृथ्वी के चारों कोना, ओके। ऑप्शन देखते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बहुत शुरुआत से, ये ऑप्शन रॉन्ग है। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, ये भी रॉन्ग है। फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दिस वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, so this one is right answer. Now move to the next question. Select the most appropriate word to fill in the blank.
सी वॉज डैश टू हैव वर्क विथ सम रिनाउंड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सी वॉज, यहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फेवरेबल। फेवरेबल मतलब होता है अनुकूल, ओके, फेवरेबल। सेकेंड है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट मतलब होता है इनॉर्मस, धनी, संपन्न, रिच, ओके। चार्म्ड, चार्म्ड मतलब होता है वेरी प्लीज्ड और अट्रैक्टेड बाई समवन्स चार्म, ओके, अट्रैक्टेड होता है चार्म्ड मतलब। फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट, लकी, ओके, लकी। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? फॉर्चुनेट, ओके। सी वॉज फॉर्चुनेट टू हैव वर्क विथ सम रिनाउंड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वह इतनी लकी है कि उसे काम करने का मौका मिला किसके साथ? कुछ रिनाउंड फेमस साइंटिस्ट के साथ, ओके। रिनाउंड मतलब होता है फेमस, फेमस साइंटिस्ट के साथ, ओके। सो फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। एरर फाइंड करना है। सेंटेंस दिया गया है, द लंच ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक कार विल डिपेंड टू द विलिंगनेस ऑफ बायर्स टू पे मोर फॉर इट। आप देख रहे हो यहाँ डिपेंड टू यूज़ हो रहा है ना, डिपेंड टू, जबकि डिपेंड जो है वो फॉलो करता है कौन से प्रीपोजिशन? कौन से प्रीपोजिशन ये फॉलो करता है? ऑन। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। डिपेंड फॉलो करता है ऑन को, ओके। सो यहाँ पे एरर है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है डिपेंड टू द विलिंगनेस, सो यहाँ एरर होगा। सो फर्स्ट वन इज राइट, फर्स्ट वन इज राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, क्लोज टेस्ट है ये। इन द फॉलोइंग पैसेज दिया गया है। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव गिवन। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक। पैसेज क्या दिया गया है? फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पॉर्क बट इट डैश अ बिग प्रॉब्लम एट द मोमेंट। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ये किस फॉर्म में है, किस टेंस में है, ओके। तो आप देख रहे हो ये प्रेजेंट टेंस में है ना, प्रेजेंट टेंस में है। सो यहाँ पे जो भी आएगा ये प्रेजेंट फॉर्म में ही होगा, बट इट। सो ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट जो दिया गया है फेस्ड, ये V2 है, पास्ट फॉर्म में यूज़ होता है, सो ये नहीं होगा। सेकेंड जो है वाज फेसिंग, वाज प्लस V4 हो रहा है, ये भी पास्ट फॉर्म में है, ये भी नहीं यूज़ होगा। फेस है, ये प्रेजेंट है, बट ये सिंपल प्रेजेंट है। एंड फोर जो है इज़ फेसिंग, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ओके। बट तो सेंटेंस क्या कह रहा है? चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पॉर्क बट इट फेस और इज़ फेसिंग क्या हो सकता है? इज़ फेसिंग होगा ना, इज़ फेसिंग इज़ राइट आंसर, बिकॉज यहाँ मोमेंट एट द, ये अभी कंटिन्यू है, ये ख़त्म नहीं हुआ है, प्रेजेंट तो है बट ये कंटिन्यू चल रहा है। इज़ फेसिंग अ बिग प्रॉब्लम एट द मोमेंट, ओके। नाउ सेकेंड ब्लैंक इसका देखते हैं, ब्लैंक नंबर 21। सेकेंड सेंटेंस क्या कह रहा है? देयर इज़ एन epidemic dash is killing its pigs. There is an epidemic यहाँ epidemic के लिए कौन सा यहाँ प्रोनाउन यूज़ होगा? देयर इज़ एन epidemic क्या है? नाउन है, ओके। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है हु तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है विच, थर्ड ऑप्शन है व्हाट एंड फोर्थ ऑप्शन इज होम। सो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? विच इज़ राइट आंसर, बिकॉज विच का यूज़ होता है, विच इज़ यूज्ड फॉर सेइंग एग्जैक्टली व्हाट थिंग और थिंग्स यू आर टॉकिंग अबाउट। मतलब विच मतलब क्या होता है?
एग्जैक्टली आप किस बारे में कह रहे हो, एग्जैक्टली आप किसके बारे में कह रहे हो, उसके लिए विच का यूज़ होता है। ओके, सो यहाँ पे एपिडेमिक के बारे में बताया जा रहा है। देयर इज़ एन एपिडेमिक विच इज़ किलिंग इट्स पिग्स। वहाँ एक एपिडेमिक है जिसके कारण से जो पिग्स है वो पिग्स का डेथ हो रहा है, मारा जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है, द वायरस वाज फर्स्ट डैश इन अगस्त लास्ट ईयर बट 1 million pigs have died by now. The virus was first ऑप्शन क्या दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है डिस्कवर्ड, सेकेंड है सर्च, थर्ड है लर्नड एंड फोर्थ है डेडली। ओके, ओके, तो राइट क्या होगा यहाँ पे? डिस्कवर्ड इज राइट आंसर हियर, बिकॉज डिस्कवर्ड यूज़ कब होता है? डिस्कवर्ड यूज़ होता है जब आप किसी चीज़ को न्यू फाउंड करते हो जिसे आप पहले कभी उससे अवेयर नहीं हो। ओके, तो वहाँ पे डिस्कवर्ड होता है, डिस्कवर्ड यूज़ होता है टू फाइंड और लर्न समथिंग दैट नोबडी हैज़ फाउंड और न्यू बिफोर, जिसे आप पहले से अवेयर नहीं हो जिस चीज़ के बारे में, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? डिस्कवर। सो यहाँ पे एपिडेमिक जो हुआ है उसके लिए द वायरस एपिडेमिक जो वायरस है जिसके कारण से हुआ है वो वायरस फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था इन अगस्त लास्ट ईयर बट ऑन 1 million pigs हैव डाइड बाई नाउ। सो यहाँ पे अप्रोप्रिएट हो जाएगा डिस्कवर्ड। नाउ से नेक्स्ट सेंटेंस 23 देखते हैं। इट इज़ अ डैश वायरस एंड व्हेन अ पिग कैचेज इट डाइज। इट इज़ अ डैश वायरस। ऑप्शन देखते हैं, डैश के प्लेस पे क्या आएगा? इट इज़ अ, फर्स्ट ऑप्शन है वायलेंट वायरस, क्रूएल वायरस, ब्लडी वायरस और डेडली वायरस। क्या हो सकता है? वायलेंट मतलब क्या होता है? वायलेंट मतलब यूजिंग फोर्स टू हर्ट और अटैक, मतलब आप वायलेंट मतलब होता है आप फोर्स लगा रहे हो किसी पे अटैक करने के लिए, किसी को हर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे वायलेंट मतलब एग्रेशन। ओके, ब्लडी मतलब क्या होता है? इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ वायलेंस एंड किलिंग। ब्लडी मतलब जिसमें वायलेंस से भरा हुआ। ओके, एंड डेडली मतलब क्या होता है? काउजिंग और लाइकली टू काउज डेथ, मतलब डेडली मतलब जिससे डेथ हो सकता है, जो मरने का कारण हो सकता है। जैसे आप देख रहे हो ना अभी कोविड-19, तो कोविड-19 आप क्या बोलोगे? कोविड-19 कैसा वायरस है? वायलेंट तो नहीं होगा, ब्लडी नहीं हो, ये भी डेडली वायरस है ना, डेडली वायरस। डेडली मतलब काउजिंग और लाइकली टू काउज डेथ, जिससे डेथ का कारण बन सकता है। ओके, सो सिमिलर टू दिस वायरस यहाँ भी जो वायरस है डेडली वायरस है। ओके, इट इज़ अ डेडली वायरस एंड व्हेन अ पिग कैचेज इट डाइज। सो डेडली मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। नाउ लास्ट सेंटेंस जो दिया गया है, चाइना थिंक्स दैट 1/3 ऑफ डैश पिग्स आर गोइंग टू डाई बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। सो यहाँ पे कौन सा क्या यूज़ होगा? ऑप्शन देखते हैं। चाइना थिंक्स दैट 1/3 ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है देयर्स, 1/3 ऑफ देयर्स, चाइना के लिए यूज़ होगा ना। 1/3 ऑफ देयर्स, 1/3 ऑफ हर्स, 1/3 ऑफ हिज, ये तीनों रॉन्ग है। सो इट्स, चाइना के लिए क्या यूज़ होगा? इट्स इज़ राइट आंसर। चाइना नाउन है एंड इसके लिए इट्स आता है। ओके, नाउन के लिए, सो इट्स इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
25 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दिया गया है 45। 45 मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर टू प्रोटेक्ट इट। ओके, आप किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। ओके, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना, सिक्योर होता है इसका मीनिंग। ओके, 45 का मतलब सिक्योर होता है, किसी चीज़ को आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हो। सो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सिक्योर, फर्स्ट ऑप्शन ही सिक्योर दिया गया। सो फर्स्ट इज योर राइट आंसर। 45 का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिक्योर। बाकी ऑप्शन देखते हैं। हार्म मतलब हानिकारक होता है। लूजिन मतलब ढीला होता है। टू बिकम और मेक समथिंग लेस टाइट, जो जिसे आप ढीला कर सकते हो, जिसे आप ढीला बना सकते हो, उसे लूजन बोलते हैं। नेग्लेक्ट मतलब अवॉइड करना। टू नॉट गिव इनफ केयर और अटेंशन टू द पीपल और थिंग्स दैट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कुछ चीज़ें और कुछ लोगों को जिसे आप इनफ केयर और अटेंशन नहीं दे रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, उसे क्या बोलेंगे? उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा? नेग्लेक्ट कर रहे हो आप, नेग्लेक्ट। सो 45 का सिनोनिम क्या होगा? दिस वन इज सिक्योर, राइट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, ओके गाइज, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, बट नॉट least. Now here we completed this season. I hope you will enjoy this season. If you want to continue this type of season, then please hit the like button and subscribe our channel. And guys, please बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। ओके गाइज, नाउ डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहाँ पे डेली इंग्लिश का मॉक टेस्ट एंड टॉपिक वाइज टेस्ट, टॉपिक दे करके उसके अकॉर्डिंग टेस्ट कराया जाता है। एंड इफ़ यू वांट टू अटेंड द टेस्ट, देन प्लीज़ join our channel. Okay guys, thank you all, have a good day.